नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। आजकल जो हमारी सीरीज़ चल रही है वो है 18th सेंचुरी इंडिया पे। उस सीरीज़ की ये सेकंड लास्ट वीडियो है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिख पंथ के बारे में, सिख पंथ के ओरिजिन और 18th सेंचुरी में उन्होंने क्या रोल प्ले करा। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे बात करेंगे सिख एम्पायर के बारे में। 18th सेंचुरी में जो सिख पंथ है पंजाब में, इसकी जो हिस्ट्री है वो मुग़ल एम्पायर जितनी ही पुरानी है। यानी कि जब बाबर मुग़ल एम्पायर की फाउंडेशन बना रहे थे उसी टाइम पे गुरु नानक, जिनका जन्म 1469 में हुआ, वो सिख धर्म का प्रचार कर रहे थे। इनिशियली जो मुग़ल स्टेट थी वो सिख एम्पायर के प्रति इतना ज़्यादा हॉस्टाइल नहीं थी, लेकिन औरंगज़ेब के टाइम पे सिख एम्पायर के प्रति मुग़ल एम्पायर की हॉस्टिलिटी बढ़ गई और सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की 1675 में औरंगज़ेब ने हत्या करवा दी। जहाँ पे तेग बहादुर की शहादत हुई थी उस जगह को आज भी शीशगंज गुरुद्वारे के नाम से जाना जाता है, जो कि चांदनी चौक में स्थित है नई दिल्ली में। अब तेग बहादुर के बाद जो गुरु थे वो थे गुरु गोविंद सिंह। इन्होंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया जिससे सिख एम्पायर को काफ़ी फ़ायदा पहुंचा। मुगल्स की जो बराबर हॉस्टिलिटी बढ़ रही थी, इससे गुरु गोविंद सिंह को एक चीज़ क्लियर हो गई थी, वो थी कि उन्हें सिख पंथ के लिए एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो 1699 में उन्होंने स्थापना करी खालसा की। खालसा एक सेरेमनी है जिसमें जो गुरु हैं वो स्वयं नए डिसाइपल्स को इनिशिएट करते हैं और उसके साथ उन्हें 5 डिस्टिंक्टिव इंसिग्निया प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे कि केश, कंघा, ऐसे 5 डिस्टिंक्टिव इंसिग्निया हैं। खालसा की स्थापना करी गई थी पंथ के डिफेंस के लिए। अब देखिए, जो सिख कम्युनिटी है उसमें 2 लोगों का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल था। एक तो थी खत्री क्लास, जो कि सिख पंथ से जुड़े हुए पुराने लोग हैं, और जो नया क्लास सिख पंथ से जुड़ा वो था जाट पेजेंट्री। तो जो जाट पेजेंट हैं वो डोमिनेट करते हैं खालसा को, और जो पुरानी खत्री लीडरशिप है वो नरम दल की तरह काम करती है सिख एम्पायर में। अब रेजिस्टेंस को और भी ज़्यादा मजबूती जब मिली, जब गुरु गोविंद सिंह ने डिसाइड किया कि जो गुरु की पोजीशन है ये इनके डेथ के साथ ही खत्म हो जाएगी, और जो गुरु की पावर है वो रहेगी पंथ में और ग्रंथ में। ग्रंथ यानी कि जो सैक्रेड टेक्स्ट हैं सिख रिलीजन के। इससे जो सिख पंथ है उसको एक डिस्टिंक्टिव सोशल और पॉलिटिकल आइडेंटिटी मिलती है। गुरु गोविंद सिंह की जो लड़ाई थी मुगल से, उसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। 1696 में गुरु गोविंद ने डिसाइड करा कि वो एक ऑटोनॉमस किंगडम की स्थापना करेंगे आनंदपुर के आसपास। अब जब उन्होंने ये डिसाइड करा तो आनंदपुर के पास में जो हिमाचल के जो हिल चीफ हैं, जो कि ऑलरेडी मुगल्स के साथ हैं, वो लोगों को इससे काफ़ी दिक्कत हुई और उन लोगों ने अप्रोच करा मुगल गवर्नर को, जो वहाँ के लोकल गवर्नर थे। इसका रिजल्ट था कि आनंदपुर पे हिल चीफ और मुगल्स दोनों की फौज मिलके चढ़ाई कर देती है और 1704 में गुरु गोविंद सिंह को आनंदपुर छोड़ना पड़ता है। लेकिन औरंगज़ेब, जो कि उस वक्त मुगल एम्परर थे, वो डेक्कन में बिजी थे, तो उन्होंने सोचा कि अभी लड़ाई झगड़े का कोई फ़ायदा नहीं है और उन्होंने इस पूरे डिसीजन को रिवर्स कर दिया। इसके बाद क्या होता है, औरंगज़ेब की होती है डेथ और गुरु गोविंद बहादुर शाह से मिलते हैं। बहादुर शाह 1707 में मुग़ल एम्पायर के एम्परर बनते हैं। बहादुर शाह प्रॉमिस करते हैं गुरु गोविंद को कि वो आनंदपुर उनको रिटर्न कर देंगे, लेकिन एट द सेम टाइम बहादुर शाह नए बादशाह बने थे, तो उनको जो हिल चीफ हैं उनको भी उनके साथ भी बना के रखनी है। तो ये जो उनका डिसीजन था कि वो आनंदपुर गुरु गोविंद सिंह को वापस देंगे, इसको वो बराबर पोस्टपोन करते रहते हैं। लेकिन मीनवाइल 1708 में गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दी जाती है एक षड्यंत्र के तहत। इससे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है और गुरु गोविंद सिंह के एक फॉलोअर हैं जिनका नाम है बंदा बहादुर। इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है। बंदा बहादुर, फिर उनके हाथ में लीडरशिप आती है सिख पंथ की। वो सिख जो रिवोल्ट है उसको कंटिन्यू करते हैं। लेकिन अब जो लड़ाई का पूरा जो एरिया है वो शिफ्ट होता है ब्यास और रावी नदी के बीच में, यानी कि माझा, और इसके अलावा दोआब, जो कि ब्यास और सतलज नदी के बीच की जगह है, वहाँ पे यहाँ पे ज़्यादातर जाट पेजेंट रहा करते थे। अब मुगल एम्परर्स का जो ऑपरेशन है, इससे क्या है, बहुत सारे ज़मींदार और पेजेंट इन दोनों एरियाज़ में बहुत प्रेशर के अंडर में है, तो ये लोग ज्वाइन करते हैं बंदा बहादुर को। इससे बंदा बहादुर और पावरफुल होते हैं और धीरे धीरे जमुना और रावी नदी के बीच में जितनी भी जगह है ये इनके अंडर में आ जाती है।
और इसके बाद वो अपना खुद का एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाते हैं, अपने फौजदार अपॉइंट करते हैं, अपने दीवान और अपने करदार। इसके अलावा वो अपने खुद के कॉइन भी ढलवाते हैं। अब 1710 में बहादुर शाह वापस पंजाब आते हैं। किस लिए आते हैं? सिख्स को क्रश करने के लिए। लेकिन उनका ये पूरा का पूरा जो कैंपेन था वो काफ़ी डिजास्टरस साबित होता है, वो अपना मिशन पूरा नहीं कर पाते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुगल्स शांत बैठते हैं। 1713 में जब फ़र्रुखसियार मुग़ल एम्परर बनते हैं तो वो एक इंसान को लाहौर का फौजदार अपॉइंट करते हैं। उसका नाम था अब्दुस समद खान। अब्दुस समद खान और सिख पंथ का बहुत ही ज़्यादा पेचीदा रिलेशन था। अब्दुस समद खान को जिम्मेदारी दी जाती है कि वो ये जो सिख रिवोल्ट है इसको ख़त्म करें। एट द सेम टाइम बंदा बहादुर की भी पोजीशन थोड़ी सी वीक हो जाती है। क्यों होती है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में जाएंगे। क्या होता है कि जो सिख कम्युनिटी है उनमें आपस में लड़ाइयाँ होने लगती हैं। अब जो जाट पेजेंट हैं, जाट पेजेंट जो ऑलरेडी बंदा बहादुर को सपोर्ट कर रहे थे, उनमें से कई जाट जमींदार हैं जो कि मुगल्स की साइड चले जाते। जो खत्री बिजनेस क्लास है जो कि 1710 में वो लोग कोशिश करते हैं कि भाई वो बिजनेस क्लास है तो उनको जो ट्रेड रूट्स हैं और जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है उनको ये सब चीज़ें अच्छी चाहिए अपना बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए। और एट द सेम टाइम जो मुगल्स हैं वो वहाँ पे इजरादारी सिस्टम लागू कर देते हैं, यानी कि पंजाब में। तो जो अधिकतर खत्री ट्रेडर्स हैं ये लोग खुद रेवेन्यू फार्मर्स बन जाते हैं और मुगल्स की साइड चले जाते हैं। एम्परर इस चीज़ का बहुत फ़ायदा उठाते हैं और जहांगीर शाह और फ़र्रुखसियार जब एम्परर रहे तो उस समय में खत्री लोगों को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोजीशंस भी दी गई मुगल नोबिलिटी में। और फ़र्रुखसियार तो गुरु गोविंद सिंह की जो विडो हैं उनको यूज़ करके बंदा बहादुर और उनके जो सिख फॉलोअर्स हैं उन दोनों में भी थोड़ी सी खटास पैदा करने की कोशिश करते हैं। इसका रिजल्ट क्या था? 1715 में बंदा बहादुर सरेंडर करते हैं अब्दुस समद खान के सामने। उनको और उनके कुछ फॉलोअर्स को दिल्ली लेके जाया जाता है और 1716 में उन सबकी हत्या कर दी जाती है। लेकिन क्या बंदा बहादुर की डेथ के साथ जो सिख रिवोल्ट है ये खत्म हो गया? ऐसा नहीं है। कहानी में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब जब बंदा बहादुर की डेथ होती है तो इमीडिएटली कोई भी ऐसा एबल लीडर नहीं था जो कि पावर को मेंटेन कर पाए। लेकिन सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप जब नहीं थी पंजाब में तो उस टाइम भी जो सिख के जो छोटे छोटे बैंड थे वो इसका पूरा फायदा उठाते हैं, जो पॉलिटिकल टर्मोइल है इसका, और बराबर छोटे छोटे एरियाज को अपने कंट्रोल में लाते जाते हैं। अब अब्दुस समद खान को सक्सीड करते हैं उनके बेटे ज़कारिया खान। ज़कारिया खान काफ़ी कोशिश करते हैं कि ये जो छोटे छोटे बैंड्स हैं इनको कंटेन किया जा सके, लेकिन उनके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क था। और आपको ये जान के तो बहुत ही हैरानी होगी कि अहमद शाह अब्दाली ने भी बहुत कोशिश करी कि पंजाब को अपने कमांड में लेके आए, लेकिन वो नहीं ला पाया। अहमद शाह ने जो अपने गवर्नर्स अपॉइंट किए थे पंजाब में 1761 के बाद, उनको कुछ ही दिनों में ओवरथ्रो कर दिया गया। फिर अब्दाली खुद 1765 में पंजाब आते हैं, लेकिन बिना कोई बैटल लड़े इंपॉर्टेंट वापस काबुल की तरफ लौट जाते हैं। इससे क्या होता है कि जो सिख हैं वो दोबारा से अपनी पॉलिटिकल पावर एस्टैब्लिश कर लेते हैं। लेकिन इस टाइम पे जो सिख पॉलिटी है इसमें एक बड़ा चेंज आता है। वो चेंज क्या है? अब जो सिख पावर है वो एक हॉरिजॉन्टली स्ट्रक्चर्ड मिसल के रूप में है, यानी कि छोटी छोटी कम्युनिटीज हैं जिन्हें हम मिसल कह सकते हैं। पावर उनके पास है और ये जो मिसल हैं ये छोटी छोटी टेरिटरीज को ओन करते हैं। और जब भी कोई मिसल एक नई टेरिटरी को कंकर करती है तो वहाँ पे एक इक्वालिटी का पालन होता है। कैसे कि जो मिसल का चीफ है एक शेयर उसके पास तो जाएगा ही, लेकिन अगर कोई छोटा सा सोल्जर भी है तो उस सोल्जर के पास भी अपनी खुद की एक पट्टी रहेगी। पट्टी यानी कि जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा। 1770 के लगभग 60 से भी ऊपर मिसल थी पंजाब प्रांत में, और इन मिसल के ऊपर एक ग्रुप था जिसका नाम था दल खालसा। दल खालसा का एक चोजन लीडर होता था। ये जो मिसल हैं कभी कभी तो ये यूनाइट हो जाती थी जब इनको कभी लड़ना होता था किसी एक कॉमन एनिमी के खिलाफ, जैसा कि इन्होंने अब्दाली के साथ किया था 1765 में जब इन लोगों ने अब्दाली को हराया। लेकिन कंक्लूजन में जो पंजाब में जो पॉलिटिकल अथॉरिटी है वो पूरे तरीके से डिसेंट्रलाइज्ड है, हॉरिजॉन्टली डिस्पर्स्ड है। ये कब तक चलता है? जब तक रंजीत सिंह पंजाब के किंग नहीं बनते हैं। रंजीत सिंह कौन है? रंजीत सिंह सुक्रचाकिया मिसल के लीडर थे और इन्होंने कोशिश करी एक सेंट्रलाइज्ड सिख स्टेट बनाने की। रंजीत सिंह को शेरे पंजाब भी कहा जाता है और शायद सबसे ज़्यादा जो फेमस रूलर हैं पंजाब के वो यही हैं। इसके बाद होता है थर्ड अफगान इन्वेजन, जो कि अब्दाली के सक्सेसर जमान शाह लीड करते हैं 1798-99 में। इसको जब सिख पंथ रिपेल कर देता है तब रंजीत सिंह एक लीडर की तरह खड़े होते हैं और फिर वो लाहौर पे कब्जा जमाते हैं। रंजीत सिंह की आर्मी में जो तोपें थी यानी कि जो आर्टिलरी डिपार्टमेंट था और जो इन्फेंट्री थी, ये दोनों जो सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट थे
इंडिया आर्मी के, इनको लीड करते थे यूरोपियन ऑफिसर्स। इनफैक्ट 1809 में इन्होंने जो 5 दोआब हैं पंजाब के, उस पूरे एरिया पे अपना कब्जा जमा लिया था। लेकिन 1809 में एक ट्रीटी साइन होती है रंजीत सिंह में और ईस्ट इंडिया कंपनी में, जिस ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ अमृतसर। इस ट्रीटी में जो इंग्लिश हैं वो रंजीत सिंह को एज अ रूलर ऑफ पंजाब रिकॉग्नाइज करते हैं, जो कि एक काफ़ी बड़ी फीट है। ये ट्रीटी रंजीत सिंह के ही फेवर में थी। इससे रंजीत सिंह की जो बैक है वो सिक्योर होती है और वो दोबारा से अपने कॉन्क्वेस्ट हैं वो स्टार्ट करते हैं और अफगान्स को दोबारा परेशान करना चालू कर देते हैं। पहले वो जीते हैं मुल्तान, फिर कश्मीर, और उसके बाद जो उनकी अथॉरिटी है उस अथॉरिटी को रिस्पेक्ट किया जाता था लद्दाख, काराकोरम, हिंदू कुश और सुलेमान रेंज तक। अब देखिए, ना तो अब पंजाब में मुगल्स हैं ना अफगान्स हैं, अब केवल पंजाब में रंजीत सिंह हैं। अब रंजीत सिंह की जो स्टेट है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल कैसे बनी? उसका एक रीज़न था कि जो ट्रेड एंड कॉमर्स है पंजाब में वो फ्लरिश करा। इसका रीज़न था कि जो पावरफुल स्टेट रंजीत सिंह ने इस्टेब्लिश करी उसमें उन्होंने इंश्योर करा कि जो व्यापारी वर्ग है और जो कारवां निकलते हैं उनको कोई भी हानि ना पहुंचाई जाए। लेकिन स्टिल स्टेट का जो मेन इनकम था वो था लैंड रेवेन्यू, यानी कि वही सिस्टम जिस सिस्टम पे मुगल्स भी जीते थे और मराठे भी जीते थे। लेकिन स्टेट का जो पेनिट्रेशन है वो केवल और केवल विलेज लेवल तक ही है। स्टेट विलेज के जो लॉ हैं या जो उनका सिस्टम है उसको डिस्टर्ब नहीं करती थी पंजाब में। इससे मालूम चलता है कि जो सरदार हैं, विलेज चीफ्स हैं, उनके पास उनकी पावर अभी भी थी। तो रंजीत सिंह ने एक अच्छा सा बैलेंस स्ट्राइक करके रखा था। रंजीत सिंह के दरबार में लेकिन पॉलिटिक्स कैसी थी, चलिए इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। रंजीत सिंह ने एक बहुत ही अच्छा बैलेंस बना के रखा था उन पावरफुल सिख चीफ में और जो नए लोग सिख एम्पायर से जुड़े थे उनमें। नए लोग लेकिन कौन जुड़े थे? वो थे डोगरा राजपूत और कुछ दूसरे नोबल्स जो कि पंजाबी नहीं थे। अब ये जो बैलेंस इन्होंने बना के रखा था ये बैलेंस वर्क करता है 1839 तक। 1839 में क्योंकि डेथ हो जाती है रंजीत सिंह की, उनके डेथ के 10 साल बाद ही जो सिख रूल है वो पंजाब से डिसअपीयर हो जाता है, क्योंकि आपस में ही जो सिख चीफ हैं और जो रॉयल फैमिली है इन लोगों में लड़ाई होने लगती है। और उसका फ़ायदा इंग्लिश कैसे उठाते हैं ये हम जानेंगे जब हम पढ़ेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। ये इस वीडियो का एंड है, काफ़ी छोटी सी एक वीडियो में बनाना चाह रहा था। इसके बाद जो हम अगला एम्पायर कवर करेंगे, जो अगली स्टेट के बारे में हम बात करेंगे वो होने वाली है मैसूर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। हम जल्दी अगली वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू।